अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फेजर्स। फेजर्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हर इक्वेशन में काम आएंगे, हर डेरिवेशन में काम आएंगे। अभी आगे E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये रहेगा इक्वेशन हो गया ईएमएफ एसी जनरेटर में। ये पीक ईएमएफ करंट का अपन ने लिखा था I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज नोन एज, दोनों के फेज का ओमेगा टी सेम है। याद है ऑसिलेशन में अपन ने जब लिखा था तो ओमेगा टी प्लस अल्फा को अपन क्या बोल रहे थे, फेज। ये भी फेज है, ये भी फेज है, तो दोनों का डिफरेंस देखो, ओमेगा टी कैंसिल, फेज डिफरेंस क्या बचा है, अल्फा। तो ऐसी डायग्राम जो इन दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करेंगी उसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स तो देखो ये है, समझो वेक्टर क्वांटिटी, ये एरो में दे दिया। तो ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नीट्यूड, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल ओमेगा टी। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ फेजर, पहले डेफिनेशन सुनना। अ वेक्टर, ये वेक्टर है which is representing sinusoidally, यानी साइन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं दोनों, देखो ये भी और ये भी, EMF and current, the vector representing sinusoidally changing EMF और current, EMF and current। तो जो वेक्टर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा इट इज कॉल्ड फेजर, एंड डायग्राम निकालेंगे तो इट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। हर डेरिवेशन में फेजर डायग्राम निकालेंगे। देखो समझ में आ रहा है। सपोज ये EMF के लिए है, और याद रखना EMF हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे अपने घर में EMF है 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट अप्रॉक्स, तो करंट आता अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर। तो ये अगर EMF है और ये बना लो अगर मैं करंट, तो दोनों एक ही लाइन पे बनाए, दोनों का एंगल सेम है, तो अपन बोलेंगे EMF एंड करंट आर इन सेम फेज। फेज सेम है मतलब अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। अल्फा की वैल्यू 0, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी। ठीक है, कभी कभी कैसा आएगा कि मान लो करंट लीड कर रहा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, तो ये है EMF ये, और करंट लीड कर रहा बाय पाई बाय 2, तो ये एंगल देखो 90। तो ये मैग्नीट्यूड इससे कम ही रखना, तो ये हो गया अपना करंट। तो इस डायग्राम से अपन निकाल सकते हैं कि ओमेगा टी ये EMF है ये वाला, और यहां अगर लिख दूं प्लस पाई बाय 2, तो इधर आ जाए, यहां से 90 और आगे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। तो ये वेक्टर बता रहा EMF, ये बता रहा करंट। मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। यहां अपन बोल सकते हैं कि करंट लीड कर रहा, आगे है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, करंट आगे है EMF से, कितने एंगल से, 90 डिग्री। तो देखो फेज डिफरेंस 90, तो अपन यहां बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री। फेज डिफरेंस ओमेगा टी कैंसिल। ये है फेजर डायग्राम। तो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग आएगा, वो आएगा आगे। ठीक है, बुलेट वाले किधर, बुलेट का सारा कपड़ा बदल, आवाज बदल बदल। चलो अब मान लो यहां है पाई बाय 2 माइनस, फेज डिफरेंस उतना ही है मगर माइनस है मतलब पीछे है, तो EMF इधर है, आप आगे गए थे तो इधर, पीछे जाएंगे तो इधर लेंगे। ये देखो ये दोनों है, ये है अपना I। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखो। तो फेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए उसको फेजर डायग्राम बोल रहे हैं, ये फेज और ये फेज। तो यहां वापस से अल्फा कर देते, तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 या कुछ भी हो सकती है, जनरलाइज बताया था अभी, 90 बताने में आसान जाता, प्लस माइनस 30 60 कुछ भी हो सकता, वो आगे आएगा, वो देखेंगे अपन बाद में। पर अभी फिलहाल याद रखो व्हाट आर फेजर्स। वी आर रिप्रेजेंटिंग द sinusoidally changing EMF and current with the help of a vector, इट इज कॉल्ड फेजर। उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, फेजर, और उसकी जो डायग्राम बनाए थे अभी, इट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सिंपल है, याद रखो। ठीक है, तो फिर से बता देता, तो याद रखो अपन
यूज कर रहे हैं वेक्टर का, वी आर यूजिंग अ रोटेटिंग वेक्टर व्हिच इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी आर यूजिंग अ रोटेटिंग वेक्टर टू रिप्रेजेंट सिनुसाइडल चेंजिंग ईएमएफ एंड करंट, इट इज कॉल्ड फेजर, उसी को फेजर बोलते हैं, एंड द डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो फेज में कौन आगे है, फेज, ये फेज, ठीक है, ये हुआ है अपना डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रही है फेज को, फेजर डायग्राम। फिर से सुनना डेफिनेशन, वी आर यूजिंग अ रोटेटिंग वेक्टर टू रिप्रेजेंट सिनुसाइडली चेंजिंग ईएमएफ एंड करंट, दिस वेक्टर इज कॉल्ड फेजर, एंड द डायग्राम, जो डायग्राम बनाएंगे इट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, याद रखो, सिंपल लॉजिक याद रखना है कि फेज को रिप्रेजेंट करने वाली डायग्राम फेजर डायग्राम। तो ऐसे मत लिखना, हिंदी में लिखनी नहीं तो फेज को रिप्रेजेंट करने वाली डायग्राम फेजर डायग्राम, 0 मार्क। फिर से सुनना फेजर डायग्राम की डेफिनेशन, we are using a rotating vector to represent sinusoidally changing EMF and current, this is called phasor, उस वेक्टर को बोलेंगे phasor, and the diagram is called phasor diagram। और याद रखना लेंथ ऑफ दैट वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, तो EMF हमेशा ज्यादा बनाना बड़ी लेंथ का और करंट कम, डायग्राम में ये याद रखना आगे, ठीक है। और हमेशा रोटेट करते समय एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ये मान लो है I0 और ये एंगल है ओमेगा टी, करंट ईएमएफ कुछ भी हो सकता, देख लो, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर, अपने को पता है कि अगर ये कंपोनेंट लेंगे तो ओमेगा टी इधर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आई से I0 cos ओमेगा टी, और ये लेंगे तो I0 sin ओमेगा टी। तो ये x एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट, ये y एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट, वेक्टर हुआ है तो आप लोगों को याद है, तो याद रखना, रिजॉल्व, ये इधर, ये इधर, तो ये ओमेगा टी है, तो ये cos ओमेगा टी I0 और ये I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। जस्ट एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आगे हर डेरिवेशन में फेजर डायग्राम बनाना है, 5-6 डेरिवेशन है, सब में फेजर डायग्राम है, तो याद रखना फेजर डायग्राम मतलब अपन ईएमएफ और करंट का फेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम के फॉर्म में, दैट डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। फिर से सुनना, वी आर यूजिंग अ रोटेटिंग वेक्टर, यहां से आगे रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल काउंट किया है ओमेगा टी, ठीक है। वी आर यूजिंग अ रोटेटिंग वेक्टर टू रिप्रेजेंट सिनुसाइडली चेंजिंग ईएमएफ एंड करंट, दिस इज कॉल्ड फेजर, उस वेक्टर को बोलेंगे फेजर, और उसकी जो डायग्राम बना रहे हैं इट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ये है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, और ये याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। देखिए, तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये फेजर डायग्राम को थोड़ा सा याद रखना। तो फिर से आएंगे वो, तो फिर से एक बार डेफिनेशन लगे तो बता दूंगा, कॉन्सेप्ट भी फिर से समझा दूंगा। तो अब अपन ने पिछले चैप्टर में एसी जनरेट किया है, बोला था एक बार पिछले चैप्टर में जो एसी जनरेटर था वो एक बार देख लो, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एसी के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो अब जो एसी जनरेट हुआ है वो अपन अप्लाई करने वाले हैं, इसको पहले तो रेजिस्टेंस को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि बचपन में अपन ने सबसे पहले किसके बारे में सीखा है, रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर कॉइल, इसके पहले वाला चैप्टर, और फिर अप्लाई करेंगे कैपेसिटर। अपने पास 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट को एसी अप्लाई करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पहले इंडक्टर को अप्लाई करेंगे, फिर नहीं, पहले रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे बेसिक वाला, फिर इंडक्टर को अप्लाई करेंगे और फिर कैपेसिटर। तो एसी जो जनरेट किया है वोल्टेज, इट इज फर्स्ट अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, और फिर अपन फेजर डायग्राम भी निकालेंगे कि करंट और ईएमएफ कैसे चेंज हो रहे हैं। कुछ इसमें करंट और ईएमएफ साथ में चेंज होंगे, बताया था, साथ में इंक्रीज होंगे, साथ में डिक्रीज होंगे। कुछ इसमें करंट मैक्सिमम है तो ईएमएफ 0 रहेगा, ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट 0 हो जाएगा, तो वो अपन देखते हैं। तो पहले एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे रेजिस्टर को, यानी रेजिस्टेंस को, फिर इंडक्टर का लेंगे, इसके पहले वाले चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन लिया ही,
और उसके बाद लेंगे कैपेसिटर। देखो फेजर डायग्राम काम आएंगे। तो ये ले लिया मैंने एक रेजिस्टेंस और ये लगा दिया उसको एसी सोर्स। एसी का इक्वेशन E is equals to E0 sin ओमेगा टी। अब ये सादा रेजिस्टेंस है तो सादा ओम्स लॉ लगाएंगे, सादे रेजिस्टेंस को सादा ओम्स लॉ, इंडक्टर को उसका फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटर को उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अभी सादा ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ के हिसाब से E is equals to IR, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, E0 sin ओमेगा टी, E की वैल्यू I रेसी into R, R इधर कर दो, so we can write I is equals to E0 upon R, ये R डिवाइड कर दिया और इधर आएगा sin ओमेगा। नाउ E0 क्या था? पीक ईएमएफ, यानी उससे ज्यादा ईएमएफ नहीं जनरेट होगा क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, ईएमएफ E0 पीक ईएमएफ। अब ये है पीक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से क्या? पीक करंट। समझ में आया? तो ये इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल्स टू, इसकी जगह लिख लिया I0 पीक करंट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो ये ईएमएफ का, ये है करंट का जो रेजिस्टेंस को लगाने के बाद मिला। यहाँ पे है ओमेगा टी, यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस अल्फा था, अल्फा की वैल्यू नहीं है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। यानी क्या 0 है? फेज डिफरेंस 0 है। क्यों 0 है फेज डिफरेंस? क्योंकि दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी, दे आर इन फेज। लिखते समय लिखना EMF and current are in same phase, याद है ऑसिलेशन देखना, इस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं फेज, ओमेगा टी, और यहाँ पे भी ओमेगा टी फेज, तो दोनों का फेज सेम है, इसीलिए डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0। मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे, उसमें समझा था कि साथ में इंक्रीज होंगे, साथ में डिक्रीज होंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट करें। सिंपल है, ओम्स लॉ लगाया और कुछ नहीं। याद रखो इसको और इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट दोनों का फेज सेम है, इसीलिए डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस इज 0। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, ग्राफ में काम आएगा। तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं, यही बनाएंगे ग्राफ और फेजर डायग्राम भी बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम समझ लेना एक बार फिर से, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू तो आप लोगों को याद ही होंगी, sin 0 sin π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ा है, ऐसा हो गया आपको मालूम है, फिर भी एक बार बता देता। sin 0 इज 0, ये 1, फिर अल्टरनेट 0 -1 0, कॉस का भी याद रखो, बाद में काम आएगा 1 0 -1 0 1 अल्टरनेट, ठीक है। तो कॉस का भी काम नहीं है, कॉस हटा दो, इसका ले रहे हैं। और याद रखना ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहेगा, ये E0, ये -E0, ठीक है, ये I0, ये -I0। जैसे अपने ऑसिलेशन में ग्राफ प्लॉट किए थे, सेम वैसे ग्राफ प्लॉट करने। पहले ईएमएफ का करते, पहले साइन की वैल्यू 0, sin 0 is 0, यानी यहाँ पे ये 0, फिर sin 91, तो ये 1 हो गया, बचेगा E0, तो यहाँ मार्क कर दो पहले, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, यानी यहाँ ले रहे फेज ओमेगा। तो ये आ गया 90 पे मैक्सिमम, फिर 0, तो ये 0, फिर -1, तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 0।
दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस सेम रखना ग्राफ में। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का। करंट का भी सेम है, तो बार बार वो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करना, ये और यहाँ पे इधर, ठीक है। ये तो सेम फेज का मतलब यही हो रहा कि दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं, मैक्सिमम पे पहुंचे, दोनों साथ में जीरो पहुंचे, फिर दोनों साथ में मैक्सिमम पे पहुंचे और फिर दोनों साथ में जीरो। फेज सेम है, डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। फिर ग्राफ प्लॉट करना है, सेम है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से दूसरा बताया डायरेक्ट डॉटेड लाइन से। तो याद रखना ये तक ज्यादा, करंट हमेशा कम, उल्टा नहीं करना। और फेजर डायग्राम देखो, पहले ईएमएफ ही ड्रॉ करना, ये है ईएमएफ मैक्सिमम E0। अब ये एंगल है अपना ओमेगा टी, ठीक है, ये बनाएंगे। अब ये भी ओमेगा टी पर ही है, उससे आगे या पीछे है क्या, नहीं, तो वही बनाएंगे I0, बस खत्म। तो यहां से भी पता चलेगा कि दोनों फेज सेम है, कितने हैं, ओमेगा टी, यानी दोनों का डिफरेंस जीरो, एक ही जगह पे। अब चाहे तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये कंपोनेंट यानी इधर वाला, तो ये हो गया E0 साइन ओमेगा टी, और इसका भी ड्रॉ कर लो तो इसका इधर लिख लेते I0 साइन ओमेगा टी। आगे ना इक्वेशन E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, यानी इधर ले सकते थे आप लोग ये, पर एक ही जगह दो बताएंगे, इससे अच्छा ये इधर E0 साइन ओमेगा टी और ये इधर बता दिया I0 साइन ओमेगा टी, y एक्सिस वाले का। तो ये हो गई फेजर डायग्राम, रोटेटिंग वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया है, डायग्राम देख के ये बता सकते हैं कि ईएमएफ और वही करंट यानी दोनों सेम फेज में है, यानी दोनों का डिफरेंस जीरो। पर मैग्नीट्यूड याद रखना, लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसकी लेंथ यहां तक, इसका मैग्नीट्यूड कम। तो ये हो गया एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अब लगाएंगे इंडक्टर, ये नोट डाउन करो। फेजर डायग्राम और ग्राफ दोनों बनाने ध्यान रखना। अब जो एसी जनरेट किया है, देखो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ध्यान देना, ये अपनी कॉइल, इसको अप्लाई किया एसी, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन है एल। याद है ना सेल्फ इंडक्शन क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर में देख लेना। रेजिस्टेंस क्या क्रिएट कर रहा, अपोजिशन, और ये भी क्या क्रिएट करेगा, अपोजिशन। दोनों के अपोजिशन में स्लाइट फर्क है। रेजिस्टेंस में, ये पिछले चैप्टर में समझाया है, रेजिस्टेंस में अपोजिशन क्रिएट होता है रेजिस्टेंस की वजह से, कोलिजन की वजह से। समझो ये बल्ब है, यही समझाया था, ट्यूबलाइट का एग्जांपल था, और एक में लगा दिया इंडक्टर। तो इस जैसे अपन अप्लाई कर रहे हैं कितना, 220 वोल्ट, मान लो बल्ब को चाहिए 100 वोल्ट, तो 120 इसके अक्रॉस आना चाहिए। तो अपन या तो रेजिस्टेंस लगा सकते हैं सीरीज में बल्ब के, या इंडक्टर भी लगा सकते हैं। अब इंडक्टर का लॉजिक सुनना, फिर से एक बार बता, इसमें से अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे। करंट कंटिन्यूअसली कॉइल में से चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी, इसके पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके बाजू में डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ, लेंसेज लॉ। फिर से सुनना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, यानी करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। जब अल्टरनेटिंग करंट कॉइल में से पास होगा तो उसके आजू बाजू में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। Due to that changing magnetic field, EMF is induced in that coil. Self-induction. EMF induced in that coil. That induced EMF oppose the applied EMF. पिछले वाले चैप्टर में था। तो यहाँ पे ये अपोजिशन क्रिएट करेगा रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ कोलिजन, और ये अपोजिशन क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो यहाँ हीट जनरेट होगी, यहाँ हीट जनरेट नहीं होगी, एनर्जी का लॉस नहीं। ये पिछले चैप्टर में समझा है, तो अब ध्यान रखना है। इस चैप्टर में भी आएगा, इसको बोलते हैं चोक कॉइल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फिर से ध्यान रखो, इधर यहां अप्लाई किया है ईएमएफ E0, वही वापस है साइन ओमेगा टी। सो वी कैन राइट E is equals to E0 sin omega t,
ये ईएमएफ अप्लाई किया, ये ईएमएफ की वजह से करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ, लेंसेज लॉ। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे E डैश, याद होगा शायद L BI अपॉन dt, सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला देख लेना एक बार, लगे तो वीडियो पॉज करो और ये देख लो, ये इक्वेशन। L is the self inductance unit Henry। आगे चलते हैं। नाउ अगर प्योर इंडक्टर है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं E is equals to E डैश, और माइनस साइन डालेंगे क्योंकि वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है, कॉस को अपोज कर रहा है। तो E की जगह लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये बचेगा L BI अपॉन dt। सो BI कैन बी रिटन एज, बाकी सब इधर E0 अपॉन L साइन ओमेगा टी। तो पिछले वाले में रेजिस्टेंस वाले में ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकाली थी, अब इंडक्टर है तो इंडक्टर के फॉर्मूले से I की वैल्यू निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ DI is equals to E0 peak constant, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में बचेगा आपको सब ये dt इधर मल्टीप्लाई, तो साइन ओमेगा टी डी। सो ये हो गया टोटल करंट I, ये E0 अपॉन L, ये इंटीग्रेशन का आंसर साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में कांस्टेंट आएगा ओमेगा। सो फाइनल स्टेप है, ध्यान दो, I इज इक्वल्स टू E0 अपॉन ओमेगा L, ओमेगा बाहर, ये L सेल्फ इंडक्शन। नाउ माइनस कॉस है तो माइनस कॉस को आप लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस कॉस था इसीलिए ये लिखा है, कैसे लिखा वो बता दो, इसको सिंप्लीफाई करके ये माइनस कॉस ओमेगा टी लाके बता देता क्वाड्रेंट के हिसाब से। ध्यान दो, साइन इसमें से माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, देखो माइनस बाहर कर लिया, साइन में चलता है माइनस बाहर। अब ये माइनस को छोड़ दो, साइन देखना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो साइन की जगह हो जाएगा कॉस, ये थीटा। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करो, उसमें देखेंगे साइन पॉजिटिव आता है नेगेटिव, तो यहाँ वो साइन देंगे, तो क्वाड्रेंट यही बना है 90, मतलब यहाँ माइनस मतलब वापस पीछे, यानी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पर ये ऑलरेडी माइनस, ये पहले का, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में ये साइन है तो ये भी साइन चाहिए। आ गया, तो अब लास्ट स्टेप है, ध्यान दो। नाउ I इसको लिखेंगे I0, इसकी जगह लिखा है I0 E0 अपॉन ओमेगा L, इट इज कॉल्ड यहाँ पे पीक करंट। ठीक है, ये I0 ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। अब देखो यहाँ है साइन ओमेगा टी, यहाँ है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो अपन यहाँ लिख सकते कि करंट लैग, माइनस है ना इसीलिए लैग बिहाइंड EMF बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियन। कितने से पीछे है? पाई बाय 2 से, माइनस है ना इसीलिए पीछे बोला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर करंट पीछे है तो अपन लिख सकते हैं EMF लीड्स द करंट बाय अगेन फेज पाई बाय 2 रेडियन। तो
दोनों में से कुछ भी बोला तो चलता। फिर से ध्यान देना, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ खाली ओमेगा टी है, वहां माइनस है, मतलब करंट फेज में पीछे है, माइनस इसीलिए पीछे। तो ये याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए, ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता। तो आई लैग बिहाइंड द ईएमएफ, यानी करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ, इससे बोल रहे माइनस साइन से, कितने से, पाई बाई 2 से, ये अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 ना। या फिर अपन लिख सकते ये पीछे है करंट, तो ईएमएफ सामने है, कितने से, पाई बाई 2 से। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट याद रखना फिल इन द ब्लैंक में, कि अगर आप इंडक्टर लगा रहे हैं, एसी लगाए रहे किसी इंडक्टर को, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। माइनस पाई बाई 2 है, इसीलिए बोल रहे हैं करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2। या फिर उल्टा लिख सकते हैं ईएमएफ लीड कर रहा, तो ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस, माइनस है इसीलिए बोल रहे करंट पीछे, करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2। करंट पीछे है तो ईएमएफ सामने है, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस। देखो इसकी भी फेजर डायग्राम बनाना है और ग्राफ भी बनाना है, तो ये नोट डाउन करो, फिर फेजर डायग्राम और ग्राफ बनाना है। ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, ये और ये। देखते हैं इसको आगे। अब चलो, अब निकाल रहे ग्राफ और फेजर डायग्राम। ईएमएफ का ये आई का आया था E0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसको हटाया था हमने, E0 अपॉन ओमेगा एल को बाद में काम आएगा, और इसकी जगह लिखा था I0। इसके पहले था I इज इक्वल्स टू I0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन था, माइनस कॉस ओमेगा टी को ये लिखा था। तो ग्राफ में ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके बाद ये स्टेप थी, पर ये पहले लिखा, ये बात इसको चेंज करके ये लिखा था, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कर, E0 ज्यादा माइनस करंट कम, याद रखना, माइनस ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, यानी यहाँ फेज ये है ओमेगा। ईएमएफ का तो पिछले जैसा ही है, साइन वाला ही है, वही इक्वेशन है, तो फिर डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0, ये और ये पिछला देख लेना। अब करंट के लिए देखो, इससे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, इसीलिए ये लिखा है वापस उसके पहले वाले से। cos 0 की वैल्यू 1 है, पर ये माइनस है, तो माइनस I0, तो यहां ले, ये फिर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0। फिर cos pi की वैल्यू -1 और ये माइनस यानी प्लस, यानी बचेगा I0, फिर 0, देन अगेन माइनस I0। तो टेबल के हिसाब से देख लेना, टेबल बनाना नहीं है। तो अब ये हो गया करंट के लिए, और ये लगे तो डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, जहां ईएमएफ 0 है वहां करंट मैक्सिमम है, मगर अपोजिट में है, ठीक है, इसीलिए ये पीछे है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2। या अपन ऐसा बोल सकते हैं ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2, ठीक है। नाउ जहां ईएमएफ मैक्सिमम है वहां करंट 0, जहां ईएमएफ मैक्सिमम वहां करंट 0, और जहां ईएमएफ 0 वहां करंट मैक्सिमम। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये हो गई अपनी ग्राफ। तो देखो यहां से ये शुरू हो रहा है, ये है नेगेटिव से, तो दोनों में फर्क, ऑसिलेशन याद करो। एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा, यहां से तो अपन ने बोला था यहां से शुरू हो रहा ना, फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई 2, ऊपर से होता था प्लस पाई बाई 2, नीचे से है माइनस पाई बाई 2। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द फेज डिफरेंस पाई बाई 2, या ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2, दोनों याद रखो। अब बनाते फेजर डायग्राम, पहले ईएमएफ ही बनाएंगे। अब दोनों तरफ निकाल रहे हैं, थोड़ा देख लेना। ये है ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ज्यादा, दिस इज E0, ठीक है, और ये एंगल है अपना ओमेगा टी। अब लीड करता करंट तो इधर ड्रॉ करते हैं, लैग बिहाइंड है इसलिए पीछे जा रहा है,
और कितने का दिखाना एंगल 90, ठीक है। सो दिस इज I0, इसको इधर ड्रॉ कर लेंगे अगर, और इसको इधर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा E0 sin ओमेगा t, x एक्सिस सॉरी y एक्सिस वाला ये, और इसका इधर लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं इधर लिख, क्या आएगा कैपिटल I में स्मॉल I, क्या आएगा I0 sin ओमेगा t और ये 90 माइनस पाई बाई, यानी पाई बाई 2 से पीछे। ये हो गई फेजर डायग्राम। पहले ईएमएफ भी ड्रॉ किया है, मैग्नीट्यूड ज्यादा, और इसको पीछे लेना है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री, और ये अपना मैग्नीट्यूड कम करंट, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, दोनों भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ये या ये E0 sin ओमेगा t और ये या ये I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। सो दिस इज फेजर डायग्राम एंड दिस इज ग्राफ। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। छोटा सा एक टॉपिक बचा है इसी का ही, वो ले ले, इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है यार ये डेरिवेशन। इंडक्टर को अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद कैपेसिटर को अप्लाई करेंगे, एक बार कैपेसिटर का फार्मूला, कैपेसिटेंस का C = Q/V, वो देख लेना है। आगे चल रहे हैं, तो ये क्या है फेजर डायग्राम। तो यहां से पता चलता है, इधर से देखना आगे, तो ईएमएफ लीड कर रहा करंट से बाय द फेज डिफरेंस 90 पाई बाई 2, या करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2। दोनों स्टेटमेंट चल रहे हैं, बेटा ये थोड़ा सा इसका बाकी और देखते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है I = I0, I0 की जगह क्या था वो बताओ, देखना डेरिवेशन में E0 अपॉन ओमेगा L, ये था E0 की जगह अपन ने जो सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, I = V/R, I की जगह I है, इसकी जगह E0 है, R की जगह ये है, तो ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये भी क्या होगा रेजिस्टेंस, बट इसको नाम दिया है और सिंबल भी अलग दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XL। फिर से सुनना, रेजिस्टेंस भी अपोजिशन क्रिएट करेगा, बट उसका अपोजिशन होगा बिकॉज ऑफ कोलिजन। ये भी कोई अपोजिशन क्रिएट कर रही, फिर से बता रहा, करंट चेंज होगा इसका, तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज चेंजिंग EMF is induced in that coil, self induction, which will oppose the applied EMF, Lenz's law। तो वो EMF अपोज कर रहा, और उस अपोजिशन का नाम दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सादे इसमें रेजिस्टर जो अपोजिशन क्रिएट करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसमें इंडक्टर कॉइल जो अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक बार डेफिनेशन सुनना इंडक्टिव रिएक्टेंस की, द अपोजिशन क्रिएटेड बाय इंडक्टर टू एन AC सोर्स, अपोजिशन क्रिएटेड बाय इंडक्टर टू एन AC सोर्स इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला है XL, वी कैन से इट इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा ओमेगा L, रेजिस्टेंस की जगह देखो कंपेयर करो इन दोनों, ठीक है, ओम्स लॉ है, I की जगह I, E की जगह E, रेजिस्टेंस की जगह ये, या वी कैन राइट 2 by F अपॉन L, सॉरी इनटू, तो ये रेजिस्टेंस किसका अपोजिशन है रेजिस्टर का, और ये होता है किसकी वजह से कोलिजन की वजह से, ये अपोजिशन है किसका इंडक्टर का, और ये किसकी वजह से हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, सादे रेजिस्टर में और इसमें से कितना फर्क है कि सादा रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो अपोजिशन भी चेंज होगा, देखो, एंड या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं XL is directly proportional to F। इक्वेशन से लिखा है F पर, तो सादा रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, बट इसकी वैल्यू ओमेगा L की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन में काम है। तो ये हटा देते हैं, फिर से जो बोला ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन ही है, जैसे रेजिस्टेंस अपोजिशन कर रहा है वैसे ही अपोजिशन कर रहा, अपोजिशन का तरीका अलग है बस,
यहां रेजिस्टेंस में अपोजिशन होता बिकॉज ऑफ कोलिजन और हीट जनरेट होगी, यहां अपोजिशन होगा इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। इसके पहले वाला चैप्टर लेंसेज लॉ, तो यहां हीट जनरेट नहीं है, ठीक है। सो अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन इंडक्टर to an AC source, opposition created by an inductor to an AC source is called inductive reactance। याद रखना inductive reactance की definition, opposition created by an inductor to an AC source, कोई जो opposition create कर रही AC source को is called inductive reactance। फॉर्मूला ये कंपैरिजन है, it depends on frequency याद रखना, जबकि सादा रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। है अपोजिशन ही तो यूनिट वही रहेगा, ओहम, खाली नाम बदला है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डायमेंशन भी वही रहेंगे m1 l2 p-3 i-2, जो किसके डायमेंशन है, रेजिस्टेंस के वही डायमेंशन है। तो यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है, अपोजिशन कर रहे दोनों को भी ठीक है, सिर्फ तरीका अपोजिशन का अलग है। तो ओम्स लॉ के साथ इसको कंपेयर करो, रेजिस्टेंस की जगह देखो क्या है, ओमेगा है, वही लिखना। अब देखो नोट में याद रखना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मान लो 0 है, मतलब अपन ने क्या अप्लाई किया है, डीसी डायरेक्ट करंट का ग्राफ अगर बनाओ वैसे बनेगा, ये ओमेगा टी, यस फिक्स वैल्यू 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी है। अल्टरनेटिंग में कैसा है, वैल्यू चेंज होती है, तो उसमें है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 यानी अपोजिशन 0। तो ये फिल इन द ब्लैंक में याद रखना कि इंडक्टर का अपोजिशन डीसी के लिए कितना है, 0, इट डज नॉट अपोज डीसी। बट एसी के लिए क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा, सो इफ फ्रीक्वेंसी इज लार्ज, लो फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, फ्रीक्वेंसी इज लार्ज, देन अपोजिशन टू एसी इज आल्सो लार्ज। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, फ्रीक्वेंसी 0 है मतलब क्या है, डीसी, अपोजिशन कितना आया, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 डालो तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा ना। तो अगर कॉइल है, सारी कॉइल की कॉपर की कॉइल, रेजिस्टेंस डीसी के लिए 0, एसी के लिए क्यों अपोज करेगा, क्योंकि फिर से बता रहा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अगर आप डीसी लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ऑन या ऑफ करते समय चेंज होगी, बट अगर आपने एसी लगाया है तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो अब जब डीसी लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि करंट कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, अपोजिशन नहीं रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी 0 मतलब क्या अप्लाई किया है, डीसी, तो अपन बोल सकते डीसी के लिए इस कॉइल का अपोजिशन है 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा। तो एसी अगर लो फ्रीक्वेंसी का है तो रेजिस्टेंस भी लो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स लगाया है तो अपोजिशन भी लार्ज है। इट अलाउ डीसी बट इट ब्लॉक्स एसी विद लार्ज फ्रीक्वेंसी, विद लार्ज फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना, एसी को भी पास करता, बट जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उस एसी की, इट विल अपोज द एसी विद लार्ज फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, अपोजिशन भी लार्ज है। तो याद रखना डीसी के लिए अपोजिशन क्या है, 0, इट डज नॉट अपोज डीसी। क्यों, मैंने बताया अभी वापस से, याद रखो करंट कांस्टेंट है डीसी में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बट अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा अपोजिशन, तो ये पॉइंट याद है। तो अब ये अपना इंडक्टर का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन यही कैपेसिटर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट डाउन कर लो। तो याद रखना, इट कैन नॉट रिड्यूस डीसी, डीसी को कोई अपोजिशन नहीं है, बट it oppose the AC with large frequency, it oppose the AC with high or large frequency। तो ये याद रखना, DC को अपोजिशन 0 है, मतलब
डीसी चेंज नहीं होगा, नो अपोजिशन टू डीसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है, कांस्टेंट है। एसी सोर्स लगाएंगे तो इट अपोज द एसी विद लार्ज फ्रीक्वेंसी, या इट ब्लॉक द एसी विद लार्ज फ्रीक्वेंसी। एसी को ब्लॉक करेगा बट लार्ज फ्रीक्वेंसी वाले, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो अपोजिशन भी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो अपोजिशन भी लार्ज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर को लगाएंगे, पर ये अच्छे से देख लेना है। चलो।